बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको यूरोप के ऐसे कंट्रीज़ बताने वाला हूँ जिनका अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं इन दिनों में तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने वाला है। मतलब इनका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें ना डॉक्यूमेंट्स भी मैं आपको बताऊंगा और उन कंट्रीज़ के बारे में बता देता हूँ थोड़ा बहुत, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारी प्रोफाइल से रिलेटेड कौन सा कंट्री ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है। अच्छा, क्विकली मैं आपको बताऊंगा ताकि मेरा भी टाइम थोड़ा सा बच सके और आपको भी मैं कम टाइम में सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूँ। 4 कंट्रीज़ हैं। सबसे पहला है स्पेन, दूसरे नंबर पे है जर्मनी, तीसरे नंबर पे है फ्रांस, चौथे पे है जर्मनी। अच्छा, इसमें एक एडिशनल कंट्री भी है जो कि है स्विट्ज़रलैंड, इसको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये 4-5 कंट्रीज़ है जिनका वीज़ा रेशो इन दिनों बहुत अच्छा है। अगर आप अप्लाई करते हैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी करके तो वीज़ा लगने के तकरीबन समझ लें कि 90% चांसेस है। इनका वीज़ा हमेशा उस कंट्री में वीज़ा अप्लाई किया करें जिनका वीज़ा रेशो बेटर होता है, नॉट फॉर यूरोपियन बल्कि पाकिस्तानियों के लिए भी, एशियन, इंडिया के लिए भी, एशियन कंट्रीज़ के लिए भी, जिनका वर्ल्ड वाइड मतलब वीज़ा रेशो अच्छा हो। ऐसा नहीं कि जिनका यूरोपियंस के लिए वीज़ा रेशो अच्छा हो आप उसको वीज़ा रेशो अच्छा समझ के अप्लाई करते जाएंगे तो आपके लिए तो रिजेक्शन है। वो तो यूरोपियंस के लिए। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि अपनी वेबसाइट्स पे मेंशन करते हैं कि हमारा वीज़ा रेशो यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए, ऐसी लोकेशंस वो मेंशन करते हैं कि इनके लिए वीज़ा रेशो बेटर है। और हमारे लोग क्या करते हैं, हम समझते हैं कि पता नहीं ये ऑल वर्ल्ड वाइड सभी के लिए वीज़ा रेशो इतना बेटर है। मतलब जैसे हम बात कर लें, अभी आजकल लोग स्लोवाकिया हो गया, सिल्वानिया, ऐसे कंट्रीज़ हैं इनका वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं कि यार पता नहीं इनका वीज़ा रेशो बहुत अच्छा है। उनका वीज़ा रेशो यार रशिया के लिए अच्छा है। उनका वीज़ा रेशो रशियन जो कंट्री स्टेट्स हैं, अज़रबैजान है, इसके अलावा जॉर्जिया है जो कि रशिया की स्टेट्स हुआ करती थी, उनके लिए वीज़ा रेशो बहुत बेटर है। यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है, गल्फ़ कंट्रीज़ के लिए वीज़ा रेशो अच्छा है। लेकिन पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, इन सभी कंट्रीज़ के लिए उनका वीज़ा रेशो बेटर नहीं है। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो फिर आप उन कंट्रीज़ की तरफ अप्लाई करें। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है लेकिन डॉक्यूमेंटेशन पूरी है तो फिर जो मैंने कंट्रीज़ आपको सजेस्ट की हैं आप उनमें अप्लाई करें। शेंजन कंट्रीज़ हैं और वीज़ा लगने के चांस। मैंने फ्रेश पासपोर्ट पे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स देखे हैं जिनका स्पेन का वीज़ा जो विज़िट वीज़ा वो लगा है। ठीक है, तो ये नहीं आपने डरना कि यार मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो मैं कैसे। प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेंगे, ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। यार कभी भी कोई एम्बेसी नहीं रिक्वायर्ड करती। कभी आपने सुना है कि किसी एम्बेसी ने कहा हो कि यार अपनी ट्रैवल हिस्ट्री लेके आएँ फिर हम आपको वीज़ा देंगे। ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो एक डॉक्यूमेंट ही नहीं होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ट्रैवल हिस्ट्री ना बनाएं, ट्रैवल हिस्ट्री बनाएंगे, एक प्लस पॉइंट है, अच्छी चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो आप वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते, ये आपको मिलेगा नहीं। फ्रेश पासपोर्ट पे भी वीज़ा मिल जाता है, ऐसा मसला नहीं है। हाँ, लेकिन अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो ट्रैवल हिस्ट्री ज़रूर बनाएं। अब क्विकली आ जाते हैं जो मैंने कंट्रीज़ आपको बताए हैं इनके डॉक्यूमेंट्स पे। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स में आपको 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट आपने कैसे मेंटेन करनी है उसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको पता नहीं चलता कि यार कितने पैसे जमा करवाएं, कितने निकलवाएं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लमसम अमाउंट डालते हैं, मतलब एक ही दफ़ा 20-25 लाख अकाउंट में डाल दिया, समझते हैं जनाब अगले दिन या 2-4 दिन बाद जाकर स्टेटमेंट निकलवा लेते हैं, वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि एम्बेसडर समझता है कि इसने पैसे किसी से पकड़ के वीज़ा लेने के लिए ऐड करवा लिए हैं। ठीक है, तो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना। प्रॉपरली अपनी स्टेटमेंट को चलाएं, रन करें अकाउंट को 6 महीने तक और फिर अपनी स्टेटमेंट को उसका आउटपुट लें। ठीक है, आप स्टेटमेंट को कैसे यूटिलाइज़ करना है, हम कितनी अमाउंट डालेंगे, इसके लिए क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, इन सभी पे मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाई थी, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, इवन कि जिन लोगों के पास जॉब बिज़नेस नहीं है, पैसा पड़ा है लेकिन जॉब बिज़नेस कुछ भी नहीं करते, उनके लिए भी वो वीडियो स्पेशल है, वो भी उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो 6 महीने की आपको स्टेटमेंट चाहिए, कैसे बनानी है डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना। बाकी नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स जो बेसिक होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपका पासपोर्ट है, ID कार्ड है, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स हैं, ये सारे तकरीबन जो बेसिक होते हैं ये सभी को पता है। अच्छा, इसके अलावा मेन जो डॉक्यूमेंट और है वो है आपकी जॉब या बिज़नेस डिटेल। ठीक है, अगर आप जॉब करते हैं तो आपने आखिरी 6 माह की या मिनिमम 4 मंथ की, 4 महीने की सैलरी स्लिप्स लेनी है। ठीक है, जहाँ पे भी आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से। और इसके अलावा कंपनी से NOC लेटर, जिसे हम कहते हैं नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपने लेना है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी लगेंगी अगर आप, ये सिंपल सी जॉब वालों के लिए। लेकिन अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं फिर आपकी आखिर, अच्छा जो जॉब कर रहे हैं ना उनके लिए 2 चीज़ें एडिशनल भी हैं, अगर वो लगाना चाहे ना तो उनका वीज़ा लगने के चांसेस बेटर हो जाते हैं। एक है उनका इंडिविजुअल NTN, मतलब आप इंडिविजुअली अपना NTN बना सकते हैं, आप पर्सनली एक शहरी होने के नाते कि यार मैं एक शहरी होने के नाते अपना टैक्स देना चाहता हूँ, आप इंडिविजुअली अपना NTN बना सकते हैं और आखिरी 2 साल की टैक्स रिटर्न्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब ये नहीं है कि ज़रूरी नहीं है लेकिन लगा सकते हैं आप, ये एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है एम्बेसडर पे जो जॉब वाले हैं। ठीक है, जो बिज़नेस वाले हैं उनके लिए तो कंपलसरी है कि आपको NTN ज़रूर चाहिए होगा। ठीक है,
बिज़नेस वालों को उनका जो लेटर हेड है वो चाहिए होगा, विजिटिंग कार्ड आप अटैच करते हैं। इसके अलावा अपनी जो अगर तो आपका बिज़नेस की अलग से स्टेटमेंट है, आपकी अपनी पर्सनली अलग से स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को मर्ज करके साथ अटैच कर दें। अगर आपकी वही एक ही अकाउंट है, उसको ही आप एज ए बिज़नेस भी रन कर रहे हैं, उसी से अपने पर्सनल भी एक्सपेंस सारे जो है वो उसको मेंटेन कर रहे हैं, तो आपने कवर लेटर में मेंशन करना है कि जो मेरा पर्सनल अकाउंट है उसी के ज़रिए मैं अपने बैंक जो बिज़नेस की जो लेन देन है उसकी उसी के ज़रिए हैंडल करता हूँ, और अपने पर्सनल जो मेरे एक्सपेंस हैं या जो भी है वो भी सारा मैं उसी अकाउंट से हैंडल करता हूँ। ये कवर लेटर में लाजमी आपने मेंशन करना है। बाकी बिज़नेस वालों के लिए आपका इंडिविजुअल एनटीएन भी लगेगा जो आपका पर्सनल ही होगा, और आपके बिज़नेस का जो एनटीएन है, बिज़नेस रजिस्ट्रेशन एनटीएन है, वो भी आपका साथ लगेगा। ये दोनों चीज़ें, ये वो चीज़ें हैं जो नॉर्मल हमारे कंसल्टेंट्स बताते नहीं हैं, ठीक है, लेकिन वीज़ा रिजेक्शन भी इन्हीं चीज़ों की वजह से होती है। इंडिविजुअल एनटीएन भी लगा दें अपना जो पर्सनली है, और इसके अलावा अपनी कंपनी का एनटीएन भी लगा दें, ठीक है। टैक्स रिटर्न्स आप कम से कम भी 2 साल के लगाएं, लेकिन इससे ज़्यादा आप 3 साल के लगाते हैं तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन कम से कम भी 2 साल की तो आप ज़रूर लगवाएं। और एक और चीज़ ऐड कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि आपने टैक्स जो है पे करना ही करना है फिर ही आपकी टैक्स रिटर्न्स जो है वैलिड होंगी, लेकिन एडिशनली मैं आपको बताता चलूँ, टैक्स आप पे करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आपके लिए कंपेयर टू अगर आप वैसे ही रिटर्न बनवा के लगा देंगे ना, उससे ज़्यादा बेटर है आप कुछ ना कुछ अपना टैक्स पे करके रिटर्न बनवाएं, ताकि एम्बेसडर को वाज़ेह हो कि बंदा टैक्स वाकई जेन्युइनली पे कर भी रहा है, ठीक है। तो ये मतलब ये वेल सेटल्ड है, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है। थोड़ा बहुत टैक्स दें, जितना भी आपका बनता है आप टैक्स दे के अपनी रिटर्न्स लाजमी बनवाएं, ठीक है। बाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का लेटर होता है, वो ज़रूरी नहीं होता, रिक्वायरमेंट नहीं होती, अगर आप लगाना चाहें लगा दें, ना लगाना चाहें तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो कोई भी कंसल्टेंट आपको अरेंज करके दे सकता है, हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, जिसमें आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, आपका कवर लेटर होता है, होटल बुकिंग होती है, टिकट बुकिंग होती है, इंश्योरेंस होती है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हम भी आपको अरेंज करके दे सकते हैं। इवन कि अगर आप एंटी एंड टैक्स रिटर्न्स वगैरह भी हमारे थ्रू बनवाना चाहें तो वो भी हम आपको बनवा के दे सकते हैं, ठीक है। नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आपने इस पर सिर्फ व्हाट्सएप पे वॉइस करना है, ऐसा नहीं करना कि इस पर कॉल शुरू कर देनी है या फिर मैसेज करके फ़ौरन कॉल कर देनी है। 1 से 2 दिन लग सकते हैं आपको रिप्लाई आने में, क्योंकि यार बहुत सारी ऑडियंस होती है, यकीन करें हर बंदे को एट अ टाइम रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो आपने जब भी अपना मैसेज करना है, आपने मैसेज करके उसका 1-2 दिन कम से कम वेट करना है, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीज़ें होगी। अब ये सारे डॉक्यूमेंट जो मैंने आपको बताए हैं, इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको सारे मेंशन कर दूंगा ताकि आपके लिए ईजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बनाने के बाद अब आते हैं अपॉइंटमेंट की तरफ, ठीक है। जर्मनी, स्पेन और फ्रांस, इन तीनों की अपॉइंटमेंट जो है पेड है। आपका पाकिस्तानी 2 से 3 हज़ार रुपया लगता है। अपॉइंटमेंट आपको ऑनलाइन ही मिल जाती है, ठीक है। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट आप लेके जो भी अपॉइंटमेंट डेट आपको मिले, अपॉइंटमेंट लेके आप जो है वो एम्बेसी जाकर अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं और वीज़ा फ़ीस पे करके अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो इसमें हंगरी है ना, इसकी एक तो अपॉइंटमेंट ऑनलाइन है, सारा मतलब टोटली ऑनलाइन है, ईमेल के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट मिलती है, और ये होती भी विदाउट एनी चार्जेस है, फ्री है, मतलब ये पेड नहीं है। आपको हंगरी की अपॉइंटमेंट फ्री मिलेगी। इसका वीज़ा रेशो बहुत बेटर है, आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी अपॉइंटमेंट भी फ्री है, मिल भी ईमेल के थ्रू ऑनलाइन जाएगी, और प्रोसेस भी इनका कंपेयर टू फ्रांस, जर्मनी और स्पेन वगैरह इजी है, ठीक है। लेकिन यार आप हंगरी को, ऐसा नहीं कि हंगरी को मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है और फ्रांस, जर्मनी, स्पेन फारिग हैं, ऐसा नहीं है। ये जो भी मैंने कंट्रीज़ बताए इन सभी का वीज़ा रेशो प्रॉपर है, नॉर्मल है, बराबर है, ठीक है। अब जो भी आपको सूटेबल लगता है ना, आप उसमें अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन इसमें एज हंगरी को एज ये हासिल चला जाता है, मतलब एक अच्छी चीज़ उसमें ये है कि ये अपॉइंटमेंट उनकी विदाउट चार्जेस है, ठीक है। लेकिन जो जर्मनी, फ्रांस, स्पेन वगैरह की है, इनकी अपॉइंटमेंट जो है वो चार्जेस पे करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट लेके आप जो भी अपॉइंटमेंट, चाहे ईमेल के थ्रू मिले, चाहे आपको वेबसाइट के थ्रू मिले, कॉल पे मिले, जैसे भी मिले, अपॉइंटमेंट लेके आपने चले जाना है, जाकर डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, वीज़ा फ़ीस देनी है और वीज़ा के लिए अप्लाई कर लेना है, दैट्स इट। 2 से 3 हफ्ते का ये प्रोसेस टाइम होता है। 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको रिजल्ट मिल जाता है, कॉल आ जाती है कि यार आपका वीज़ा लगना है कि नहीं, ठीक है। अब आते हैं इंटरव्यू की तरफ। इंटरव्यू जो है ना, वो जब आप डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाते हैं ना, उसी दौरान आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तुर्की की तरह नहीं है जैसे कॉल पे इंटरव्यू होता है, ऐसा नहीं है। आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाएंगे उसी दिन आपका डॉक्यूमेंट सबमिट करते वक्त ही इंटरव्यू होता है। और इंटरव्यू यार ये नहीं है, एक तो बहुत सारे लोग के जहन में क्वेश्चन रहते हैं कि यार इंटरव्यू इंग्लिश में होता है, हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, तो वहाँ पे अरबी में भी दे सकते हैं, उर्दू में भी दे सकते हैं, हिंदी में, पंजाबी में, जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल है ना, उसी लैंग्वेज में आप इंटरव्यू वहाँ पे दे सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको रिकमेंड करूँगा, इंटरव्यू आप हमेशा उसी लैंग्वेज में दें जो आप अच्छे से बोल लेते हैं, ठीक है।
कभी भी ये ना सोचे कि मैं इंग्लिश बहुत परफेक्ट बोलूँगा या मैं इंटरव्यू इंग्लिश में दूंगा तो वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या मैं उर्दू पंजाबी में इंटरव्यू दूंगा तो मेरा वीज़ा नहीं लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। अलबत्ता ये आपको बेनिफिट चला जाएगा अगर आप, मिसाल के तौर पे मैं उर्दू में बहुत परफेक्ट हूँ तो मुझे उर्दू में इंटरव्यू देना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी चीज़ें एक्सप्लेन उर्दू में वाज़िया कर पाऊँगा। कंपेयर टू अगर मैं इंग्लिश करूँगा तो मैं अटक अटक के बोलूँगा और जो चीज़ें मुझे बतानी है मैं बता नहीं पाऊँगा। उर्दू में मैं बताऊँगा तो मैं एक एक चीज़ को वाज़िया करके एम्बेसडर को बता सकता हूँ ताकि वो ज़्यादा सेटिस्फाइड हो जाए। ठीक है, तो ट्रांसलेटर मौजूद होते हैं एम्बेसीज में, ऐसा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ या मुझे इंग्लिश नहीं आती। अच्छा, एक और चीज़, ये सारी चीज़ें बहुत सारे लोग पूछते हैं इसलिए मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, आइल्स जो है बहुत सारे लोग पूछते हैं, कनाडा वगैरह का वीज़ा अप्लाई करने के लिए आइल्स की ज़रूरत होती है। विज़िट वीज़ा अप्लाई करने के लिए आइल्स, एजुकेशन, डिप्लोमा, ऐसी कुछ भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन विज़िट वीज़ा के लिए आइल्स वगैरह या इंग्लिश वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, आप बिल्कुल चिट्टे अनपढ़ है, अनएजुकेटेड है, फिर भी आप विज़िट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी, और इसके अलावा कुछ ऐसे कंट्रीज़ थे जिनका वीज़ा रेशो बेटर है, मैंने कहा आपको डिटेल से बता दूँ ताकि जो लोग प्लान कर रहे हैं यूरोप का वीज़ा अप्लाई करने का, शेंजन वीज़ा अप्लाई करने का, उनको पता चल जाए किन किन कंट्रीज़ का वीज़ा रेशो बेटर है। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या थोड़ी बहुत पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली दफ़ा एवरी वीज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।